देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पावर। ठीक है, हाँ हाँ बेटा, सैटरडे को होगा। ठीक है, पावर। देखो पावर किसे कहते हैं। मान लिया ये एक आपके पास राम है और ये आपके पास एक श्याम है। ठीक है, ये दोनों जो हैं किसी हाइट h तक किसी बॉडी को उठा रहे, कोई भी मैटर उठाए ऊपर तक। ठीक है, इसने भी किसी हाइट h तक किसी भी मैटर को उठाया, ऊपर वर्क करा। ठीक है, इसने उतना ही वेट था, जैसे मैं कह दूं कि एक बॉल थी, ठीक है, एक ईंट थी, उस ईंट को इस राम ने भी h हाइट तक ले गया और ये श्याम भी h हाइट तक ले गया। ठीक है, लेकिन राम जल्दी ले गया। ठीक है, राम ने ये हाफ सेकंड में ले गया और इसने एक सेकंड का टाइम लिया। इसने कितने टाइम लिया? 1 सेकंड का। इसने कितना? दोनों ने काम तो उतना ही करा। ठीक है, लेकिन ये जल्दी ले गया राम और ये थोड़ा देर से ले गया। ठीक है, तो वर्क किसका, पावर किसकी ज्यादा होगी? तो पावर को क्या कहते हैं बेटा? पावर की डेफिनेशन आप लोगों ने बेसिक में पढ़ी होगी। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क डन अपॉन में पहले देती हूँ मैं, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। क्या होता है? वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, या वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन टू डू वर्क। क्या कहलाता है आपका? पावर। तो जिसने टाइम कम लिया उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो पावर का कंसेप्ट क्या बना? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर का कंसेप्ट क्या बना बच्चों? पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, और रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर इज कॉल्ड पावर। उसे क्या कहते हैं बच्चों? पावर कहते हैं। ठीक है, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाएगा? आपका पावर। अब यहाँ पे इन दोनों ने वर्क तो वही करा, ठीक है, वही h हाइट तक ले गए mgh वर्क, इसने भी mgh वर्क करा, लेकिन ये जल्दी कर रहा है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है? ज्यादा है। जो देर से कर रहा है इट मीन उसकी पावर क्या है? कम है। जो गांव के बच्चे वो ऐसे समझ सकते हैं। एक आदमी एक खेत को, तुमने क्वेश्चन में पढ़े हुए, एक आदमी एक खेत को 10 दिन में काटता है, ठीक है, और एक आदमी उसी खेत को कितने दिन में काटता है? 5 दिन में। तो पावर किसकी ज्यादा होगी? जो 5 दिन में खेत को काट रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड ए पावर। इतना नोट करिए बच्चों। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख दोगे, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, या ये एट एन इंस्टेंट के लिए बात कर लिया, डब्ल्यू बाई टी जनरल लिखे। तो नोट करिए इसको। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चों। हमारे पास बाद में लिख लिया? नोट कर लिया?
रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास क्या है, P क्या है, डेल्टा W बाई डेल्टा टी एट एनी इंस्टेंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं dW बाई dt, एक ही बात है, ये डेल डिफरेंशिएशन को ही बताता है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। ठीक है, वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मान लिया थीटा क्या है, 0, वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, एफ डॉट एस होता है ना, और एफ डॉट एक्स एफ एक्स कोस थीटा, थीटा को 0 मान लिया, क्या मान लिया, एफ एक्स। वर्क डन किधर हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एफ डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पढ़ा हुआ है आपने, dx by dt वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये आपने स्टडी करा हुआ है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। एफ डॉट लिखना चाहो तो एक डॉट की फॉर्म में आ जाएगा, या आप थीटा को 0 मानो तो 0 मान के भी कर सकते हो। ठीक है, फिर वो यहाँ पे देख लेना क्या सिचुएशन बनती है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, थीटा 0 मानो तो 0 मान लो, या फिर आप एफ डॉट एक्स रखना चाहते हो तो एफ डॉट एक्स ही रख लो, कंफ्यूजन मत रखो, जर्नल आ जाएगा। ठीक है, तो पावर क्या आ गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये v क्या है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ये स्क्रीन में सभी की प्रॉब्लम हो रही है क्या, नोट करिए एक बार इसको। ठीक है, नोट करिए, पावर क्या आया, फोर्स इंटू वेलोसिटी, नोट करिए एक बार इसको। ओके ओके, ठीक है, अब देखो आगे, यूनिट देखो, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट क्या कौन कौन सी होती है, किलोवाट जूल पर सेकेंड। देखो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, तो जूल पर सेकेंड, तो क्या लिख दिया, वर्क डन की यूनिट जूल पर सेकेंड। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में यूनिट एक हॉर्स पावर भी होती है, अब ये प्रैक्टिकल यूनिट में होती है। सीजीएस सिस्टम में क्या लिखोगे, 1 जूल कितने के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के। 1 जूल कितने के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के। ये सिखाया था आपको डायमेंशन एनालिसिस में, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, एक होती है प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट जो हम यूज करते हैं जनरली, जैसे आपके घर में रीडिंग जो पढ़ी जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किलोवाट हावर, ये वैसे एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, एक होती है हॉर्स पावर, एचपी। हॉर्स पावर को किससे लिखते हैं आप लोग, एचपी से लिखते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये प्रैक्टिकल यूनिट ये लिख लो आप लोग, हॉर्स पावर ये लिख लो इसमें, यहीं पे हॉर्स पावर। किलोवाट हावर ये बाद में बताऊंगी प्रैक्टिकल यूनिट, अभी इतना ही लिखो। ठीक है, वो अभी कंसेप्ट आएगा कि टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तब किलोवाट आवर, वो एनर्जी की यूनिट होती है, पावर की यूनिट नहीं होती, यही होती है पावर की यूनिट। पावर की यूनिट लिखो जल्दी से एक बार। एक और ये लिख लो, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। एक और ये लिख लो 1 हॉर्स पावर, ये हॉर्स पावर इसी की यूनिट है। हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, 746 वोल्ट के।
ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर है? 746 यूनिट के। बेटा एक बार डिस्कनेक्ट होकर रिज्वाइन कर लो, सही आ जाएगी। ये नोट करिए। हो गया। अब देखो, अगर मान लिया वर्क डन, पावर क्या है बच्चों? पावर क्या है? वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, अगर वर्क डन बाय टू बॉडीज, बाय टू बॉडीज क्या है? कांस्टेंट है। टू बॉडीज क्या है? कांस्टेंट है, मतलब सेम वर्क हो रहा है दोनों बॉडीज के कारण। एक बॉडी है उसके कारण W1 बराबर है W2 बराबर है W के। तो क्या हो जाएगा? पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टाइम के। वर्क डन इनवर्स, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टाइम के। जिसमें टाइम ज्यादा, जो टाइम ज्यादा लेगा उसकी पावर कम, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में ही समझाया था। ठीक है, जो टाइम ज्यादा लेगा उसकी पावर कम होगी, जो टाइम कम लेगा उसकी पावर ज्यादा होगी। अब एग्जांपल देखिए, न्यूमेरिकल देखिए एक बार। ये छोटा सा पॉइंट लिख लो, पर मैं न्यूमेरिकल लिखती हूँ एक बार। लिख लीजिए जल्दी से। एन ऑटोमोबाइल ऑफ मास m, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लूँ, देख लो। एन ऑटोमोबाइल या एन ए कार ऑफ मास m, 1 सेकेंड, एक मिनट बेटा। ठीक है, क्या है? ए कार ऑफ मास m, ए कार है, हाँ ठीक है। ए कार ऑफ मास m एक्सेलरेट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट starting from rest while the engine supply constant power, while the engine supply constant power, what is the relation between velocity and time? क्वेश्चन का ए पार्ट, what is the relation between velocity and time? इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, what is the relation between displacement distance and time? ये रिलेशन आपको बताना है कि इनमें क्या क्या रिलेशन है आपका। ठीक है, तो कैसे ये क्वेश्चन आपके देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का 6.4 क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम जो है ना, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में देख लेना 6.4 6.5 नंबर का क्वेश्चन ऐसी सेम इसी मेथड पे बेस्ड है। और ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं बच्चों। एम्स में यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन आया है, नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम? पावर क्या होती है बच्चों? फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर क्या है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स को क्या लिख सकते हैं आप लोग? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। मास इंटू फोर्स क्या होता है? फादर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो बच्चों? dv बाई dt। तो पावर इज इक्वल टू m dv बाई dt इंटू v। ठीक है, इस dt को इधर ले जाओ तो ये बन गया आपके पास p इंटू डी टी डिवाइड बाई m इज इक्वल टू v इंटू डी वी। ठीक है, तो ये बन जाएगा p बाई m इंटू डी टी
इज इक्वल टू वी इंटू डी। इसको दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, ये कार है, इनिशियली ऐसे समझो ये रेस्ट से चल रही है, t 0 है तो u क्या आपका 0 है। ये किसी एक्स वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, लेकिन वर्क डन क्या है, कांस्टेंट है। वर्क डन क्या आपके पास केस में, लेकिन व्हाइल द इंजन सप्लाई कांस्टेंट पावर, पावर क्या है वहां पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब पावर कांस्टेंट है तो देखो जब t 0 है, जब t 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है बच्चों, 0 है। जब कोई टाइम t हो गया, t इज इक्वल टू t टाइम पे, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, मान लिया बॉडी की v हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। इसको सोल्व करो यहाँ से, इसको जब आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो p बाई एम dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, लिमिट 0 टू t। इसी तरह इसका v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, v इंटू dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 0 टू v, तो क्या बना p बाई एम इंटू 2 बराबर v स्क्वायर बाई 2। मैं उल्टा करके लिख दूं, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू p बाई एम इंटू टी। तो ये बना बच्चों यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी एम बाई एम इंटू टी। तो v स्क्वायर कितने के बराबर आ गया, v इज इक्वल टू रूट 2 पी बाई एम इंटू टी की पावर 1/2। ये तो कांस्टेंट है क्योंकि पावर क्या है, कांस्टेंट, मास आल्सो कांस्टेंट। कार का मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है जब वो मूव कर रही है, तो मास क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t की पावर 1/2 की, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t की पावर 1/2 की। तो वेलोसिटी और टाइम में ये रिलेशन होगा, ठीक है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t की पावर 1/2। नोट करिए बच्चों एक बार, इसको समझ आए, कुछ नहीं, पावर पता था फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है। पावर क्या होती है बच्चों, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो, dv बाई dt। dt को एक साथ ले जाओ, v के साथ v रख लो, इंटीग्रेशन कर दो, तो जब सोल्व करोगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, t की पावर 1/2 आ जाएगी। नोट करिए एक बार। तो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। नोट करिए बच्चों। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपने यहां से क्या निकाला, बी पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। ए पार्ट में आपने यहां से क्या निकाला बच्चों, v इज इक्वल टू टी की पावर 1/2, v इज इक्वल टू टी की पावर 1/2 निकाला आपने, ठीक है। ओके ठीक है। तो अब आपके पास, अब आपको किसमें रिलेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस लिख लो या डिस्प्लेसमेंट लिख लो, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो v को क्या लिख सकते हो, देखो v की वैल्यू ये है ना, रूट 2 p बाई एफ। पूरा ही सोल्व कर लेते हो। तो v को क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से dx बाई dt। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट क्या होगी, dx बाई dt। स्पीड की बात करेगा तो डिस्टेंस कह देंगे, ठीक है, रूट 2p बाई एम t की पावर 1/2। अब यहां से इसको dx को निकाल लो, तो dx इज इक्वल टू रूट 2p बाई एम t की पावर 1/2 इंटू dt, ठीक है। अब यहां से इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 0 है। जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट मान लिया x हो गया, गाड़ी यहां से x डिस्टेंस आगे चल गई, ठीक है। तो क्या बन गया, x इज इक्वल टू ठीक है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2p बाई एम अंडर रूट, ये t की पावर 3/2। पावर में एक ऐड करेंगे, ऐड की पावर नीचे लिख देंगे, लिमिट 0 टू t, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करिए बच्चों। अब इसको आगे जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज
इक्वल्स टू रूट पी बाई एम टी की पावर 3/2 इंटू ये इधर क्या आ जाएगा बेटा, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा ये 2/3। इसको और सिंप्लीफाई करके देख लो, इसको 2 को अंदर ले जाओगे 4 जाएगा, 3 को अंडर रूट के अंदर ले जाओगे 9 जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 p/9m, ये पूरा अंडर रूट में आ गया, इंटू टी की पावर 3/2। तो x कितना बन गया, ये 8p/m टी की पावर 3/2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी की पावर 3/2 और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी टी की पावर 1/2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ये रिलेशन है, वेलोसिटी और टाइम में ये रिलेशन है। ठीक है, सेम कंसेप्ट आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर 6.4 है, उसमें देखना ये क्वेश्चन सेम एज इट इज सोल्व कर रखा है। नोट करिए बच्चों इसको एक बार। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, इसी के अंदर अभी और भी आगे चलना है, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। इसी कंसेप्ट में पूछता है हाउ इज द वेलोसिटी डिस्टेंस वेलोसिटी चेंजेस विद द टाइम पासिस। हाउ इज द डिस्टेंस वेलोसिटी चेंजेस विद द टाइम पासिस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है हाउ इज द डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, ये डिस्टेंस और वेलोसिटी का रेशियो है विद द टाइम पासिस, विद द टाइम पासिस। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या आई 8/9 p/m टी की पावर 3/2 और वेलोसिटी क्या आई रूट p/m की पावर टी की पावर 1/2। इनको डिवाइड कर दो तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, जब इनको डिवाइड करोगे तो 8p/9m इंटू 2p/m, इस सारे का अंडर रूट, दोनों पे अंडर रूट है ना, इंटू टी की पावर 3/2 डिवाइड बाई टी की पावर 1/2। ठीक है, तो x/v इज इक्वल टू m से m मर गया, p से p मर गया, ये 2 से 4 पे कैंसिल हो गया, अंडर रूट से बाहर आया 2/3, क्योंकि 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा, 4 का रूट 2 और 9 का अंडर रूट 3, 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस 1/2, सेम बेस है तो पावर घट जाती है, तो ये 2/3 इंटू टी आ जाएगा, इनको घटाओगे तो x/v किसके बराबर आ गया 2/3 इंटू टी के। ये 2/3 क्या बता रहा है स्लोप, ये 2/3 बच्चों क्या बताएगा स्लोप, तो tan थीटा स्लोप कितने के बराबर आया 2/3 के, और यहां से क्या पता लगा x/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों टाइम के, x/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों टाइम, मतलब कि अगर मैं x/v और टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। क्लियर हुआ, नोट करिए इसको, जल्दी नोट करिए। रिपीट, देखो आपने डिस्प्लेसमेंट ये निकाला था, वेलोसिटी ये निकाला, ठीक है। अब आपने क्या कहा, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी के रेशियो की बात कर रहा था, तो इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये डिवाइड करा तो ये आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास क्या है x/v क्या है 2/3 इंटू टी, तो x/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के,
तो x/v अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ये टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा आपके पास यहाँ से, ठीक है। और ये 2/3 क्या बता रहा है, स्लोप को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। 2/3 किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, स्लोप को इंडिकेट कर रहा है आपके पास यहाँ से। जैसे मैं कह दूं y = mx, तो m क्या बताता है बच्चों, स्लोप ही तो बताता है। अब y क्या है यहाँ पे, x/v और m × t, तो m स्लोप को कौन बता रहा है आपका, 2/3। तो tan थीटा यहाँ पे 2/3 क्या बता रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, स्लोप को इंडिकेट कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, बताइए। ठीक है, हर्ष आ गया बेटा, चलिए नोट करिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हटा दो, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, एनी यूनिट ऑफ पावर, अगर हम पावर की यूनिट को टाइम से मल्टीप्लाई करें, कोई भी यूनिट है, तो हमें किसकी यूनिट देगा बेटा, वो एनर्जी और वर्क की, ठीक है। पावर क्या होता है बच्चों, पावर वर्क डन अपॉन टाइम। एनी यूनिट ऑफ पावर, एनी यूनिट ऑफ पावर if multiply by time, then it gives unit of energy and work. Note the unit of power. जब भी हम लोग पावर की यूनिट को, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कोई भी यूनिट है, वो हॉर्स पावर है, किलोवाट है, जूल पर सेकंड है, एनी यूनिट, ठीक है। किसी भी यूनिट को, पावर की कोई भी यूनिट है, अगर हम उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा किसकी यूनिट देगा, वो एनर्जी की यूनिट देगा हमें, ठीक है। एनर्जी या वर्क की यूनिट देगा, पावर की यूनिट हमें कभी भी नहीं मिलेगी। जैसे मैंने कहा, जो घरों में आप यूनिट की मेजरमेंट करते हो, आप कहते हो कि आपके घर में चलने वाला अप्लायंस, फ्रिज चलता है, कूलर चलता है, घर में बाहर मीटर में यूनिट निकलती है, तो आप वहां पे किसकी मेजरमेंट करते हो, एनर्जी की मेजरमेंट करते हो, किलोवाट आवर में मेजर करते हो उस यूनिट को, ठीक है। तो जैसे सच दैट किलो, पावर क्या है, देखो ये पावर है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करो, इधर भी टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी टाइम से मल्टीप्लाई करते, दोनों से टाइम कैंसिल। तो पावर को जब भी आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी यूनिट देगा, वो वर्क और एनर्जी की। किसकी यूनिट देगा बेटा, वो वर्क और एनर्जी की, ठीक है। जैसे प्रैक्टिकल यूनिट में बात करें, प्रैक्टिकल यूनिट, तो आपके पास वो कौन सी होती है, किलोवाट आवर, जो आप जनरली यूज करते हैं, किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, किलोवाट 10⁻³ आवर 60 मिनट 60 सेकेंड। इसको जब सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 36 × 10⁵ या जूल, या इसको ऐसे लिख सकते हो 3.6 10⁶ जूल। ये क्या बताता है, 1 किलोवाट आवर की यूनिट क्या बताती है कि 1000 वोट, ठीक है, 1000 वोट का एप्लायंस जब 1 घंटा चलता है तो इतनी यूनिट देता है आपके पास। 1000 वोट का एप्लायंस, जैसे फ्रिज है, कूलर, कुछ भी 1000 वोट बहुत बड़ी पावर यूनिट होती है, ठीक है, चक्की चलती है घर में, कुछ भी चलता है, तो आपके पास जब वो 1 घंटा चला तो कितनी एनर्जी खर्च हुई, जब 1000 एप्लायंस का वोट, 1000 वोट का एप्लायंस जब 1 घंटा चला तो उसने कितनी एनर्जी खर्च की। दिस इज द मीनिंग ऑफ किलोवाट आवर, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ किलोवाट आवर। नोट करिए बच्चों एक बार इसको,
हो गया? समझ आया? ओके, अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्लोप ऑफ, नोट डाल के लिख लो ये, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ gives the power. स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, जैसे आपके पास ये एक आप ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस बच्चों और ये आपके पास वाई एक्सिस, ये स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। जैसे आपके पास ऐसे कोई ग्राफ है तो एट एनी इंस्टेंट को टेंजेंट खींचते हैं इस पॉइंट पे, जैसा हमने ग्राफ में पढ़ा था, और ये यहां से एंगल क्या बना रहा है आपका, थीटा। तो इसका जो ये स्लोप है, ठीक है, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब tan थीटा, तो ये w बाई दिस टाइम क्या बनेगा आपका tan थीटा। ये स्मॉल ले लेंगे क्योंकि अलग अलग इंस्टेंट पे वैरी हो रहा है, अलग अलग इंस्टेंट पे क्या हो रहा है बच्चों, ये वैरी हो रहा है। तो क्या लिख लेंगे, एट एनी इंस्टेंट dw बाई dt। तो ये किसका क्या बना आपको, पावर। तो वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप, वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, पावर। इसी तरह पावर टाइम ग्राफ, ये पावर, ये टाइम ग्राफ, ठीक है। पावर टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द इन पावर टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व, area under the curve gives the work done, gives the work done। तो देखो एरिया, ये आपके पास टाइम और ये आपके पास टाइम और ये आपके पास पावर, तो इन दोनों पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, देखो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या देगा, वर्क डन। तो ऐसे लिख सकते हो एट एनी इंस्टेंट के लिए टी डब्ल्यू पावर इंटू टाइम, टोटल के लिए क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो W इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो पावर और टाइम का ग्राफ क्या देगा बेटा आपको, वर्क डन, और वर्क डन और टाइम का स्लोप क्या देगा बेटा आपको, पावर, ठीक है। बेसिक से पॉइंट्स थे, नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। अब न्यूमेरिकल्स में आ जाइए आप, नोट हो गया। न्यूमेरिकल देखो, ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल्स देखिए, an elevator of mass m, an elevator of mass m and person mass, elevator of mass capital N and person mass m, एक एलिवेटर है जिसका मास कैपिटल एम है और एक पर्सन जो उसके अंदर बैठा हुआ है उसका मास कितना आपका स्मॉल एम है, ठीक है। पर्सन ऑफ मास एम मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, ठीक है। What is the power delivered by the elevator? What is the power delivered by the elevator? ठीक है, देखिए एलिवेटर लिफ्ट समझते हो ना, लिफ्ट, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, ठीक है। तो ये आपके पास एक लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट ऊपर जा रही है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से, लिफ्ट किसी ऊपर बंधी होगी किसी हुक से, ठीक है।
तो ऊपर क्या होगी, टेंशन। ठीक है, ये लिफ्ट का मास और ये पर्सन इसके ऊपर जो बैठा हुआ है इसके अंदर, इसका मास क्या है, स्मॉल m। ठीक है, तो ग्रेविटी के कारण नीचे फोर्स क्या लगेगा, m प्लस m इंटू जी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, आपका 0। कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, टेंशन इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। टेंशन क्या बता रहा है, फोर्स। टेंशन क्या बता रहा है आपको, फोर्स। तो पावर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो टेंशन मीन्स ये फोर्स, क्या बन जाएगा, स्मॉल m कैपिटल M इंटू जी। ठीक है, इंटू वेलोसिटी v, इंटू वेलोसिटी v हो जाएगी। नोट करिए। फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन है आपके पास, वो डिस्कस करते हैं सेम, इसको नोट करिए बच्चों पहले। नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लीजिए। एक बार बेटा देखिए इस क्वेश्चन को, मैं फिर से बता देती हूँ इस क्वेश्चन को, 1 सेकेंड। ये एक एलिवेटर था, एलिवेटर में T टेंशन लग रही थी। ठीक है, ये मास प्लस m, ये मास ऑफ पैसेंजर, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ पैसेंजर, कैपिटल क्या मास ऑफ एलिवेटर। एलिवेटर दोनों का मास ये है, ये इन दोनों का मास दे रखा है आपको 1800 किलोग्राम। ठीक है, तो वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, m प्लस m इंटू जी। उसमें कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है क्वेश्चन में 1400। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, 1400, सॉरी 4000। तो नीचे की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है। ये क्वेश्चन मैंने एक बार हटा दिया, पर ये वीडियो वाले बच्चे देख लेना एक बार, रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए समझा रही हूँ एक बार। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक लिफ्ट है जिसका मास स्मॉल m कैपिटल M है। कैपिटल M एलिवेटर का मास है लिफ्ट का, और स्मॉल m पैसेंजर का मास है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग रहा है क्योंकि लिफ्ट v कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, mg प्लस f, m प्लस mg इन प्लस में f। तो ये फोर्स आ गया। पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये सारी वैल्यू यहाँ रख दो। m प्लस m आपको दे रखा है 1800 किलोग्राम। एलिवेटर, उसका मास, दोनों का मास, एलिवेटर इसका मास आपको दे रखा है। ठीक है, ए एलिवेटर विच कैरी ए मास, मैं लैंग्वेज लिख देती हूँ m, एंड पैसेंजर मास, कैरी ए मास m एंड पैसेंजर मास कितना है आपका, ये दोनों का मास ये दे रखा है। ठीक है, मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मूव विद कांस्टेंट स्पीड दिस। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन। रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए दोबारा बता रही हूँ, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन। ठीक है, ये मोशन को अपोज कर रही थी, इतना फ्रिक्शनल फोर्स लगे। तो पावर डिलीवर्ड बाय द एलिवेटर, पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर, ये हमें निकालना था, पावर निकालना था हमें टू द एलिवेटर। तो हमने आपके पास ये देखा, ये क्वेश्चन पहले ही बताया था कि एक m प्लस m ये लगा हुआ है, टेंशन ऊपर, तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगी आपके पास, ये इसके। तो पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये रख दो यहाँ पे। वेलोसिटी 2 मीटर पर दे रखी, m प्लस m का मास आपको 1800 दे रखा है इंटू जी, फ्रिक्शन फोर्स ये दे रखा, सब पुट करके सोल्व कर लिया। तो ये कितना आ गया, 44 किलोवाट या 44,000 वोट में। क्वेश्चन पूछा हॉर्स पावर में। हॉर्स पावर के लिए क्या करोगे, इसको 746 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, 746 वोट से। तो हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 746 से क्या कर दोगे, डिवाइड। नोट कर लीजिए जल्दी से एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको जल्दी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, एक कार ऑफ मास 500 किलोग्राम, एक कार है जिसका मास दे रखा है 500 किलोग्राम, मूविंग विद स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर हावर, इनिशियल स्पीड। किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बनाओ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड।
ठीक है, फिर इसकी स्पीड डबल होगी, क्या होगी, स्पीड डबल होगी, तो v वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ u, तो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन 1 मिनट पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन। तो पावर क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन निकाल लेते हैं सिंपली, वर्क डन का सिंपल कंसेप्ट लगा लेते हैं। क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम, 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m v u स्क्वायर। देखो और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है यहाँ पे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल वर्क डन मोशन के कारण ही हो रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ और नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 1/2 m v स्क्वायर 20 का स्क्वायर u स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों, ये मास कितना है 500, ठीक है, ये 400 माइनस 100 कितना आ गया, ये 250 पे कैंसिल, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 300, ये क्या आ गया, वर्क डन, ये क्या आ गया बच्चों, वर्क डन, ठीक है। तो आपके पास पावर, ये वर्क डन पावर पूछा है, पावर वर्क डन अपॉन टाइम, तो पावर वर्क डन कितना आया 250 इंटू 300, टाइम का है उसने 1 मिनट, टाइम किसकी बात कर रहा है वो, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 60 से इसको डिवाइड कर दो, जो कटता है वो काट दो, तो ये बन जाएगा 1 से कैंसिल, 2 से 15, 2 से 3, 3 से 5 पे, तो ये बन जाएगा आपके पास 1250 वोल्ट। कितनी पावर डिलीवर करेगा बच्चों वो, 1250 वोल्ट पावर क्या करेगा, डिलीवर करेगा। नोट करिए बच्चों एक बार इसको जल्दी से, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कंसेप्ट देखो, एक दो क्वेश्चन आपके यहां से भी आते हैं, किसी के खेत में कुआं है, अरे खेत में पानी देते हैं ना, खेतों में कुआं होता है, इंजन पावर देखा है ना, तो देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, खेतों में पानी देते हैं तो इंजन से पानी निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है पावर ऑफ वाटर ड्राइविंग पंप, पावर ऑफ वाटर ड्राइविंग पंप। देखो खेत, ये देखो छोटा सा पॉइंट, ये आपके पास ऐसे कुआं होता है, खेत से पंप पानी को बाहर निकाला जाता है, और ऐसे ये हौद सी बनी रहती है, इसमें पानी v वेलोसिटी से ऐसे कूदता है, खेतों में पानी गिरता है ना ऐसे। तो ये क्वेश्चन देखो, ये पंप पानी को निकाल रहा है, पंप के थ्रू पानी नीचे से आ रहा है कुएं में से, पंप के थ्रू मोटर क्या करती है, पानी को कुएं में से उठाती है, फिर v वेलोसिटी से वो हौद में गिरता है, जिसको खेली भी बोल देते हैं देसी भाषा में, ठीक है, किसी उसके अंदर पानी गिर रहा है v वेलोसिटी से, ये पानी यहाँ पे v वेलोसिटी से गिर रहा है। तो इस सिचुएशन में वर्क डन दो सिचुएशन में हुआ, वर्क डन mgh भी हुआ, क्योंकि पावर पानी नीचे से ऊपर लाया गया, तो mgh वर्क डन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा वर्क डन हुआ, फिर वो v वेलोसिटी से आगे मूव भी कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी के द्वारा वर्क डन हुआ। तो आपके पास वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सपोज डीएम अमाउंट ऑफ वाटर लिखो, सपोज डीएम, ये जनरल ले लिया, कोई कितना वाटर पानी आया, पानी कितना बाहर है, डीएम अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन टाइम dt, डिलीवर्ड इन टाइम dt। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, आपके पास dmg, mgh होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, mgh, तो dm के लिए क्या लिखेंगे, dm स्मॉल कितना वाटर आया, किसी dt टाइम में dm मास का वाटर आया, dm क्या बता रहा, अमाउंट ऑफ वाटर, dm बता रहा अमाउंट ऑफ वाटर, dmgh प्लस 1/2 dm v स्क्वायर। पावर क्या होगी बच्चों, वर्क डन अपॉन में टाइम, ये dw वर्क डन हुआ, ठीक है, dw बाई dt, तो पावर dw बाई dt से डिवाइड कर दो, dm बाई dt, इधर भी dt से डिवाइड कर दो, इधर भी dt से डिवाइड, इंटू gh प्लस 1/2 dm बाई dt इंटू v स्क्वायर।
क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से पावर इज इक्वल टू डीएम बाई डी टी, दोनों में बाहर ले लो, डीएम बाई डी टी बाहर, तो जी एच प्लस में वी स्केयर। ठीक है, अब अगर इफ वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्वेश्चन में वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो पावर की वैल्यू क्या बन जाएगी, जी एच डी एम बाई डी टी। ये दो फॉर्मूले हम यूज करते हैं जब ये पंप से पानी बाहर आता है। जब पंप से पानी बाहर आता है तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे बेस्ड भी काफी बार पूछे जाते हैं। तो पावर डीएम बाई डी टी जी एच प्लस में वी का स्केयर। ठीक है बेटा, ठीक है। पी अगर वेलोसिटी जीरो है, मान लिया पंप सिर्फ पानी यहाँ तक आ रहा है, वेलोसिटी क्या है, जीरो, वेलोसिटी नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो क्या लिख लोगे, जी एच इंटू डी एम बाई डी टी। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा। इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो, इफ क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसे मिलेगी, इफ पावर ऑफ पंप जस्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी जीरो। ये वही कंसेप्ट लिखा है, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू जी एच डी एम बाई डी टी, डीएम बाई डी टी। ठीक है बच्चों, नोट करिए एक बार इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपका, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं फिर एक बार। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, एफिशिएंसी ऑफ द वाटर, एफिशिएंसी ऑफ द, सॉरी वाटर नहीं, मोटर। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, किसी भी मोटर की या किसी भी अप्लायंस की एफिशिएंसी या किसी मैन की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी। हाउ वी फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द, इफ नीटा बी द एफिशिएंसी ऑफ मोटर और पंप। ठीक है, तो नीटा एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। एफिशिएंसी कैसे लिख देते हैं, पी ओ अपॉन में पी आई, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। नोट करिए बच्चों इसको एक बार जल्दी से, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पे बेस्ड। नोट कर लिया, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाटर पंप रेटेड 400 वोल्ट। एक वाटर पंप है वो 400 वोल्ट इतना वर्क कर रहा है, इतना इतनी पावर है उसकी। ठीक है, हैज एन एफिशिएंसी, रेटेड का मतलब उस पर लिखा हुआ इतना है कि वो मोटर जो है या पंप जो है 400 वोल्ट का पावर रखता है, उसकी पावर इतनी है, लेकिन वो वर्क कितना कर रहा है, कर कितना रहा है, 75%। उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 75%। 400 का क्या है वो 75%। इट इज एम्प्लॉयड टू रेस वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 40 मीटर। हाइट कितनी देती बच्चों, 40 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉन। तो देखो वो वेलोसिटी की कोई बात नहीं करी, तो पावर को क्या लिखेंगे, dm बाई डी टी इंटू जी एच। पावर को क्या लिखोगे, dm बाई डी टी इंटू में जी एच लिख देंगे। ठीक है, अब आपके पास ये जो पावर है, पावर जो होगी पावर यूज्ड, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पावर यूज्ड कितनी हो रही है, देखो रेट कितना लिखा हुआ है, इतना। ठीक है, तो 400 का 75%, 400 का 75%, तो कितना आ जाएगा 20, 300। तो पावर कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पे आपकी 300 आ गई। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पावर इज इक्वल टू 300, जी की वैल्यू 10, एच कितना दे रखा 40 मीटर, एच कितना दे रखा बच्चों 40 मीटर, इंटू डी एम बाई डी टी। पूछा क्या उसने, वॉल्यूम, मास निकाल लेते हैं क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, मास अपॉन डेंसिटी। और आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर ये अंडरस्टूड है, 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ वाटर अंडरस्टूड है, ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब अगर हमें मुझे मास पता लग गया तो मैं क्या निकाल लूंगी बच्चों, यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा मेरे पास। क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ये कटता है, वो काट दो बच्चों यहाँ से, तो कितना आ गया 3/4 dm बाई डी टी। तो dm बाई डी टी कितना आ गया बच्चों यहाँ से 3/4
dm/dt कितना आ गया बच्चों यहाँ से 3/4। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ से अब आपको क्या चाहिए, मास। क्या चाहिए, मास। तो यहाँ से अगर मैं इसको हटा रही हूँ तो dm क्या बन जाएगा यहाँ से, dm इज इक्वल टू 3/4 इंटू dt। ठीक है, dm/4 इंटू dt। तो dm इज इक्वल टू 3/4। टाइम कितना है आपके पास, ये 1 मिनट में हो रहा है। इसके अंदर ये जो हो रहा है ना, ये जो डिलीवर हो रहा है पावर डिलीवरी इन 1 मिनट। ठीक है। और उसने पूछा कि आपके पास इसके अंदर आपसे क्या पूछ रहा है वो। ठीक है बच्चों। तो dm/dt कितना आ गया, 3/4 आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, dm। एक बार थोड़ा सा इसको पहले सोल्व करते हैं। तो बच्चों यार dm/dt ये कितना बन जाएगा, 0.75 किलोग्राम पर मिनट पर सेकंड। क्या है, किलोग्राम पर सेकंड। ये 1 सेकंड में इतनी पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है। ये कि जो आपने dm/dt निकाला, ये 1 सेकंड में इतना वाटर डिलीवर कर रहा है। ठीक है। उसने पूछा 10 मिनट में, उसमें कितने पूछा बेटा, 10 मिनट में। तो मिनट में बना लो इसको। 0.75 ये क्या है, किलोग्राम पर सेकंड। तो सेकंड के मिनट बनाओगे तो 60 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, सेकंड के क्या बनाओगे बच्चों, मिनट। तो क्या बनाओगे, 60 से डिवाइड। तो 0.75 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक, इसको सोल्व कर लो बच्चों। तो ये 75 डिवाइड बाई 100 इंटू 60। तो ये बन जाएगा आपके पास कुछ यहाँ से 5 1 25। ठीक है। कितना पे कट जाएगा, नहीं 5 1 जा 5 5 5 5 25। ठीक है। ये 2 से 3 तो ये 45 आ जाएगा। 45 किलोग्राम पर मिनट आ गया ये। ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों, 45 किलोग्राम पर मिनट। तो टोटल मास ये 1 सेकंड, ये 1 मिनट में आया। ये वाटर का मास किसमें बेटा, 1 मिनट में। ठीक है। तो देखो टोटल मास क्या बन जाएगा, dm/dt इसको t से मल्टीप्लाई कर दो, या मैं यहीं पे ही कह देती कि dm बराबर है 3/4 इंटू dt के। टोटल के लिए क्या कर देते हैं फिर, इंटीग्रेशन। ठीक है, यही बात होती थी ना। तो यहाँ पे मास निकालना है तो क्या करोगे, इसको dm/dt की जो वैल्यू उसको टाइम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा, मास। ठीक है। तो dm/dt कितना आया, ये 45 किलोग्राम पर मिनट। उसने पूछा कितने मिनट में। अरे भाई देखो छोटी सी बात है, 1 मिनट में मास ऑफ वाटर कितना आया, मास ऑफ वाटर कितना है 45 किलोग्राम पर मिनट। कितने पूछ रहा है, 10 मिनट में। तो 45 मल्टीप्लाई बाई 10, ये किलोग्राम पर मिनट है। देखो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि आपके पास ये वैल्यू थी dm/dt इंटू dt, और ये dt डैश कितना 10 t के। ये कितने के बराबर है, 10 dt के बराबर है, क्योंकि 10 मिनट की बात कर रहा है ना। ये 1 मिनट की बात है, 10 मिनट की। तो कितना है 10 m। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 450 किलोग्राम। तो ये मास ऑफ वाटर आ गया किसके अंदर, 10 मिनट में। ये मास ऑफ वाटर किसमें आ गया बच्चा, आपके पास 10 मिनट। वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या पूछा आपसे, वॉल्यूम। इतना नोट करिए, ये समझ आया, नहीं आया समझ में। देखो ये dm/dt की वैल्यू आ गई इतनी, किलोग्राम पर मिनट। अगर मैं dm/dt को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो टाइम से टाइम कैंसिल, तो मास आ जाएगा ना। अरे क्या आ जाएगा, मास। और वो टाइम कितना दे रखा, 10 मिनट। ये 1 मिनट में आया। 10 मिनट के लिए 10 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 10 मिनट के लिए 10 से क्या कर दोगे बच्चों, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 450 किलोग्राम। कितना आ जाएगा, 450 किलोग्राम। ठीक है। ये टोटल मास आ गया। वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या पूछा, इधर से नोट कर लिया ये। ठीक है। क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, वॉल्यूम। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 450, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। तो कितना आ जाएगा ये 0.45 डेंसिटी किलोग्राम मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब। ये आ जाएगा वॉल्यूम। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ठीक है। अरे डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने बताया ना, अंडरस्टूड होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये अंडरस्टूड है। ठीक है। तो ये पुट कर दिया, नोट कर लीजिए बच्चों एक बार। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के वीडियो लेक्चर का। नोट कर लिया बच्चों, हो गया नोट। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के वीडियो लेक्चर का। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए वेल ऑफ डेप्थ
20 मीटर। एक कुआं है, देखो बच्चों ये इस तरीके का एक कुआं है, ठीक है, इसकी डेप्थ कितनी है बच्चों 20 मीटर। रेड पेन से बताओ, ये कुआं है एक तरीके का, देखो ये कुआं है इस तरीके से, इसकी डेप्थ कितनी है 20 मीटर, ठीक है। इसकी रेडियस दे रखे है, डायमीटर दे रखा है इसका 3 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2। कंटेन ए वाटर टू ए डेप्थ ऑफ, इसमें 14 मीटर तक, ये डिस्टेंस है 14 मीटर, यहां तक वाटर भरा हुआ है, ठीक है, यहां तक बच्चों वाटर भरा हुआ है। हाउ लॉन्ग विल ए 5 हॉर्स पावर इंजन टेक टू एम्प्टी, वो कह रहा है एक इंजन है वो इसको खाली कर रहा है और इंजन की पावर कितनी है 5 हॉर्स पावर, तो वो इस कुएं को खाली करने में कितना टाइम लेगा, वो इस टब को या इस कुएं को खाली करने में कितना टाइम लेगा, वो टाइम हमें निकालना है। तो देखो पावर क्या होती है बच्चों, वर्क डन अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा वर्क डन अपॉन पावर, ठीक है। पावर कितने दे रखी है 5 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर कितने के बराबर, तो 746 वोल्ट की। तो बच्चों हमें पावर तो पता लगी और हमें अब क्या निकालना वर्क डन। तो देखो जब वो इसको ऊपर उठाएगा तो वर्क डन क्या होगा mgh, वर्क डन क्या होगा बच्चों mgh। जब मोटर पानी को ऊपर उठा रही है तो वर्क डन क्या होगा mgh होगा ना, जब वो उसको लिफ्ट कर रहा है ऊपर, ठीक है, उसको खाली कर रहा है ना इसको यहाँ से, तो पानी यहाँ से जब बाहर जाएगा तो इसको लिफ्ट कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा बच्चों mgh। तो वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, मास क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर तो पता है लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। मास कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास ऑफ द वाटर निकालेंगे पहले। मास ऑफ द वाटर क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अरे मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो गया बच्चों डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, मास क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, अब हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, रेडियस दे रखी है डायमीटर की, डायमीटर दे रखी तो रेडियस कितनी होगी 3/2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बन जाएगा इस कुएं का πr²। अब मैं एरिया को अगर डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम मिल जाएगा, तो एरिया को डेप्थ से क्या कर दिया बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया कितना आया 99/4, डेप्थ कितनी है 14 मीटर, डेप्थ क्वेश्चन में आपको दे रखी है 14 मीटर, डेप्थ कितनी है 14 मीटर, 14 से 14 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, 99 मीटर क्यूब, ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास ऑफ वाटर ये आ गया आपके पास। जी आपको पता है वर्क डन क्या होगा बच्चों mgh, mgh। तो देखो मास मिल गया, जी मिल गया, अब h निकालना है। एवरेज हाइट कितनी आई 13 मीटर, ये कैसे आई, देखो एवरेज हाइट 13 मीटर कैसे आई, ये कुआं है, देखो बेटा ये कुआं है आपके पास, इधर से हटा दूं मैं, ये देखो ये कुआं है, ये कितनी हाइट, वो यहाँ से पानी निकालना शुरू करेगा, तो सबसे पहले उसने पानी कितनी हाइट से निकाला, इतनी हाइट से, कितनी हाइट से निकाला उसने, यहाँ से ये 14 मीटर की हाइट से पानी निकाला उसने ये, और लास्ट में कहाँ तक पहुंच रहा है ये 14 मीटर तक पानी भरा हुआ है, तो ये हाइट कितनी बची, देखो ये वाली हाइट, तो ये वाली हाइट कितनी बची 20 - 14, कितनी बची 6 मीटर। तो सबसे पहले पानी ऊपर से उठाया, कितने मीटर हाइट से उठाया उसने 6 मीटर की हाइट से, ठीक है, और फिर वो नीचे वाली हाइट में यहाँ तक पहुंच गया, तो कितना बना 20 मीटर, तो एवरेज क्या बना 20 + 6 / 2, तो एवरेज क्या बन जाएगा 20 + 6 / 2। देखो एवरेज हाइट कैसे निकाली, सबसे पहले वो पानी यहाँ से ऊपर से निकालेगा, तो ये हाइट कितनी है 6 मीटर, तो पहले 6 मीटर की हाइट से पानी निकाला, फिर वो धीरे धीरे पानी बाहर निकलता जाएगा, एट लास्ट यहाँ से निकालेगा, तो ये पूरी हाइट कितनी है 20, तो एवरेज हाइट कितनी होगी बच्चों 20 + 6 / 2, तो ये एवरेज हाइट कितनी आएगी 13 मीटर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा mgh, वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों mgh। तो m मास ये रहा आपके पास बच्चों, h ये रहा और g की वैल्यू 9.8 पता ही है, तो ये वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा वर्क डन अपॉन में पावर, ठीक है, पावर कितनी है 5 हॉर्स पावर दे रखा है क्वेश्चन में, और 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है 746 वोल्ट के, कितने के बराबर होता है 746 वोल्ट के, तो टाइम कितना आ जाएगा ये वर्क डन अपॉन पावर, तो इतना टाइम लेगा, वो इसको खाली करने में इतना टाइम लेगा बच्चों, इसको खाली करने में वो इतना टाइम लेगा, ठीक है बच्चों, नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
बेटा जब भी आप किसी कंसेप्ट को पढ़ते हो ना, एक बात ध्यान रखना, कंसेप्ट को पढ़ के आपके पास जो भी बुक है उस बुक के क्वेश्चन जरूर लगाया करो, तभी तो आपको पता लगेगा ना कंसेप्ट कितना आया आपको, और तभी यही एक अच्छा बेस्ट मेथड होता है पढ़ने का और समझने का। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।